नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब यानी कि क्लियर सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो है संबंधित कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री से। तो ध्यान रखिएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री जो है एसीएफ का एक सब्जेक्ट है। जो वानिकी वाला पार्ट है आपका पेपर 2 में, उसमें आता है एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके अलावा अगर आप कृषि से संबंधित कोई पेपर देते हैं वहां पे भी आपका काम आएगा। इसके अलावा अगर आप किसान हैं या आप कृषि जो क्षेत्र है उस पर इंटरेस्ट रखते हैं तो भी ये कृषि वानिकी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी जानकारी आपको सही टाइम से पहुंच जाए। तो बिल्कुल इसको करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिनको भी जरूरत हो वो इस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले कृषि वानिकी को। कृषि वानिकी को हमें कुछ पॉइंट्स में पढ़ना है, जैसे अर्थ है, परिभाषा है, प्रकार है, कृषि वानिकी योजना है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे इसमें हो सकता है कृषि जो वानिकी है उसके उद्देश्य क्या है, उससे आपको लाभ क्या हो सकते हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, फिर उसी के आधारित सीमाओं को दूर करने का कैसे प्रयास किया जाना चाहिए, ये सभी चीजें हमको इसमें देखना है। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान राज्य है, साथ ही यहाँ पे वनों की महत्ता भी जग जाहिर है। प्राचीन काल से ही आप देखे होंगे जितने भी ऋषि मुनि रहते थे उन लोग भी वनों पे डिपेंड रहते थे। इवन हमारे जो महापुरुष हुए हैं, जैसे अगर देखेंगे आप महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, इवन गुरु घासीदास जैसे जो महापुरुष हुए हैं, बड़े विभूति हुए हैं, उन्होंने भी इन वृक्षों को या वनों को अपने ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम के रूप में चुना है। तो समझ सकते हैं कि मानव जीवन में वनों का कितना महत्व है। और आदिवासी संस्कृति जिसको आप नहीं भूल सकते, पूरी की पूरी वन पर आधारित संस्कृति होती है, जिससे ही एक प्रकार से देखेंगे हमारे देश के या हमारे जो राज्य की जो संस्कृति है वो पनपती है। तो कृषि वानिकी और वानिकी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी दृष्टि से। तो कृषि वानिकी एक्चुअल में क्या है ये समझिए। अगर तो जब आप कृषि कार्य करते हो उस फसल के साथ आप साथ साथ क्या बो देते हो या क्या लगा देते हो, अलग अलग प्रकार के पेड़ या झाड़ी लगा देते हो। और इसका कार्य क्या होता है, आपकी मुख्य फसल को सुरक्षा देना। लेकिन अगर आप मुख्य फसल को सुरक्षा देने के साथ साथ ही दोनों फसलों से, जो लगा हुआ पहले से फसल है और अलग से जो आप लगाए हुए हो पेड़ या झाड़ी, दोनों से अगर आप लाभ प्राप्त करो, यही विधि आपकी कृषि वानिकी कहलाती है। कृषि वानिकी का अगर सीधा अर्थ देखें तो खेतों पर होता है वनों का विकास एवं विस्तार। तो ये ध्यान रखिएगा, व्यवहारिक दृष्टि से जो है कृषि भूमि पे जो बचा हुआ जगह रहता है, जैसे देखे होंगे आप, घर है, ग्रामीण मकान है, आसपास का बाड़ी है या क्षेत्र है जहाँ पे जगह छूटा हुआ रहता है, उस जगह पर अगर हम हवा के तेज बहाव को कम करने के लिए पेड़ लगा दें, अलग अलग प्रकार के वृक्ष लगा दें और उससे वो तेज हवा जो है कम, मतलब जो बह रही है वो कम हो जाए, तो आसपास का एरिया क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, आपको शुद्ध एक वातावरण मिलेगा, आप निरोग रहोगे। तो कृषि वानिकी सीधे सीधे कहता है कि ऐसी कोई भी जमीन, या तो वो बीहड़ बंजर पड़ी है या खाली पड़ी है, वहां पे भी आप क्या करो, वनों का विस्तार करो। अपने खेतों पे फसलों के साथ साथ वनों का विस्तार करो, तो वो कृषि वानिकी है। कृषि वानिकी की परिभाषा में भी पारिस्थितिक और आर्थिक जो परंपरागत क्रियाएं हैं दोनों को आपस में संबंध के रूप में दर्शाता है कि आप जो है परिस्थिति को संतुलन भी करना है और अपने आर्थिक क्रियाओं के लिए भी उस पर डिपेंड रहना है। जो आप वृक्ष लगा रहे हो, जैसे आप पौधों का रोपण किए, संरक्षण किए, उनको पुनर्जीवित किए, ये सभी कार्य किए जो आपकी मुख्य फसल थे उनके साथ, और साथ साथ आपने कुछ रोपा फसल, आपके मुख्य फसल के साथ वो रोपे गए फसल है, उनसे भी आप क्या ले रहे हो, कुछ आर्थिक लाभ ले रहे हो। तो यही आपकी कृषि वानिकी का एक आधार बनता है, यानी कि आपको पारिस्थितिकी को संतुलित भी करना है और आर्थिक लाभ भी कमाना है इसके माध्यम से। तो इसके अंतर्गत वे सभी कार्य प्रणाली शामिल होते हैं जिसमें वृक्षों और अन्य प्रकार के जो विशाल पादप हैं जो पहले से लगे हुए हैं उनका संरक्षण संवर्धन करना है और उनको पुनर्जीवित करना है, उनका एक क्रियाशील पौधारोपण को बढ़ावा देना है। तो आपको खेती के साथ साथ कृषि वानिकी को अपनाना है और अलग अलग प्रकार के वृक्षों को जो है लगाना है जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा इस पर आधारित रहेगा। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे।
जैसे आप कृषि वानिकी समझ लिए कि आपको फसल के साथ साथ या कृषि के साथ साथ अनेक प्रकार के और चीजों को पर डिपेंड रहना है और उससे आर्थिक लाभ कमाना है और आपकी फसल की उससे सुरक्षा भी होगी। इसी में अगर देखें कितने प्रकार से आप कृषि वानिकी को अपना सकते हो, तो जो अपनाने जाने वाले टेक्निक्स है उस पर अगर देखें तो भू प्रयोग यानी कि जमीन के प्रयोग के आधार पर मिलता है और एक और मिलता है पौधों को रोपे जाने की टेक्निक के आधार पर। तो आप जमीन को कैसे उपयोग कर सकते हो, या तो आप खेत वानिकी करो, चारागाह वानिकी अपनाओ, मिश्रित कृषि वानिकी अपना सकते हो, बागवानी कृषि अपना सकते हो, मत्स्य कृषि अपना सकते हो। इसके अलावा प्रक्षेप कृषि वानिकी भी अपना सकते हो। बाकी वनों का रोपण या फिर वृक्षों की सघनता के आधार पर देखें तो मेड़ या बाड़ कृषि अपना सकते हो, कतार कृषि वानिकी, प्रकृत कृषि वानिकी, विशिष्ट वृक्षारोपण कृषि वानिकी और निश्चित वृक्षारोपण कृषि वानिकी आप अपना सकते हो। इसके अलावा आप जो है अपने जो क्षेत्र है, जो भूमि है, उसके उपजाऊ क्षमता के आधार पर, अपने आसपास के क्लाइमेट यानी कि जलवायु के आधार पर, उसके अलावा आपकी जरूरत, आर्थिक उद्देश्य हो या फिर आपके सामाजिक उद्देश्य हो, उसके आधार पर क्या कर सकते हो, इन कृषि वानिकी को आप बांट सकते हो। तो ये थोड़ा फास्ट रहेगा वीडियो, क्योंकि जानकारी एक साथ बहुत सारा देना है। क्लास में तो ये 2-3 दिन का टॉपिक रहता है। तो अगर हम इस पे बात करें इसका डिटेल का, तो एक एक को देखते हैं। जैसे भूमि प्रयोग के आधार पे कैसे कर सकते हो। खेत वानिकी, जब आप फसलों के साथ वृक्षों को उगाना शुरू कर देते हो तो क्या आप कर रहे हो, आप खेत वानिकी को अपना रहे हो। इसके अलावा आपको मिलेगा चारागाह कृषि वानिकी, मतलब पशु चारण क्षेत्र में आप क्या कर रहे हो, वृक्ष को उगा रहे हो। मिश्रित कृषि वानिकी, जब आप फसलों के साथ साथ वृक्षों को उगा रहे हो और चारागाह का भी निर्माण कर रहे हो, तो मिश्रित कृषि वानिकी हो गया। बागवानी कृषि वानिकी क्या है, जब आप जो है वृक्षों के साथ साथ अनेक प्रकार के काष्ठ मूलक या फलदार वृक्षों को उगाने लगते हो, तो वही बागवानी कृषि वानिकी, यानी कि आप बागवानी प्लांट्स जो है वो लगाते हो। मत्स्य कृषि वानिकी में क्या होगा, फसलों एवं वृक्षों के साथ आप क्या लगाओगे, एक तालाब बनाओगे, उस पर मछली पालन करोगे। तो ये दोहरा लाभ हुआ, आप मछली खा भी सकते हो, आप मछली बेच के आर्थिक लाभ भी कमा सकते हो। प्रक्षेप कृषि वानिकी, ये क्या होता है, तो एक वृक्षों के साथ आप क्या कर देते हो, कुछ व्यवसाय के लिए, जैसे डेयरी उद्योग या मधुमक्खी पालन, ये स्टार्ट कर देते हो। मधुमक्खी से शहद प्राप्त करोगे, डेयरी से आपके दूध वाले प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो प्रक्षेप कृषि वानिकी में डेयरी या मधुमक्खी पालन ये भी शामिल कर लिया जाता है। बिल्कुल एक आध जो टाइप्स है वो कभी आपसे एग्जाम में पूछ दे या आपको अपनाना हो इसको, तो बिल्कुल इसको देखिएगा, ये खेती की बात है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वृक्षों की सघनता एवं रोपण के आधार पे कैसे दिखता है, तो याद रखिएगा, मेड़ या बाड़ लगाना, मतलब आपका खेत है, खेत के चारों ओर क्या है, मेड़ बना हुआ है, ऐसे चारों ओर, उस पर आप मेड़ लगाते हो या बाड़ लगाते हो, यानी कि उसी चारों ओर की जो क्षेत्र है, मेड़ है, उसी पर केवल वृक्षारोपण करते हो, तो इसे कहते हैं हम मेड़ लगाना या बाड़ कृषि वानिकी। कतार कृषि वानिकी क्या होगा, जब आप पूरे खेत में कतारों पे वृक्षारोपण करते हो, जैसे ऊपर वाला देख रहे होगे आप, पूरे कतार पे वृक्ष लगे हुए हैं, वृक्ष नहीं है पर एक प्रकार से पौधारोपण तो किया हुआ है जो आगे चल के वृक्ष भी बन सकता है। प्राकृतिक कृषि वानिकी में क्या होगा, इसमें प्राकृतिक रूप से कुछ वृक्ष जो है उगे रहेंगे, वो कतार पे नहीं होते, तो आप उनको जस के तस रखते हो और संरक्षित कर लेते हो, तो यह प्राकृतिक कृषि वानिकी के अंतर्गत आएगा। वीडियो हल्का सा फास्ट आपको लगेगा, पर यह हमें समय के साथ इसको कंप्लीट करना है। आप जितनी तैयारी कर रहे हैं उसमें इस वीडियो को देखिए और अपने आप से और भी कोई चीजें जो आपसे पॉइंट छूट गई है वो यहाँ से कवर करते आपको बन जाएगा। रही बात इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो एमसीक्यू जैसे ही नेक्स्ट आएगा, जो भी एमसीक्यू आएगा उसमें हम यहाँ से क्वेश्चन दे देंगे इस टॉपिक से, तो आप बिल्कुल उसको बनाइएगा, उसमें जोड़िएगा। उसके बाद हम देखते हैं विशिष्ट वृक्षारोपण कृषि वानिकी। तो विशिष्ट मतलब विशिष्ट प्रकार के आप क्या करोगे, वृक्षों का ही रोपण करोगे। तो विशिष्ट प्रकार के वृक्षों का ही रोपण करोगे, जैसे सफेदा हो गया या पॉपुलर हो गया, इन सभी वृक्ष को आप लगा रहे हो। मिश्रित वृक्षारोपण कृषि, जिसमें मिश्रित रहेगा, मतलब आप इसमें क्या करोगे, मिश्रित यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्षों को क्या करोगे, रोपोगे, जैसे नीम, बबूल, बेल हो गया, जामुन हो गया, इन सब के वृक्ष को जब आप लगाने लग जाओ तो वो मिश्रित में आ जाता है। उसके बाद अब देखें, अगर ये दोनों टाइप के बाद आप कृषि वानिकी अपनाओगे, क्यों, क्योंकि इसका लाभ क्या है। तो लाभ क्या क्या है, आज के समय की मांग है, वजह यह है कृषक कार्य का जो है, कृषि कार्य बहुत से कृषक ऐसे हैं जो करना नहीं चाहते, उनकी भूमि बंजर पड़ी रहती है और उनको लाभ भी कमाना है। तो जो भूमि बंजर पड़ी है, बीहड़ ऊसर पड़ी है, उस पर आप सदुपयोग करके क्या कर सकते हो, या तो अपने लिए ईंधन प्राप्त कर सकते हो, खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हो, सब्जियां प्राप्त कर सकते हो, चारा गायों के लिए, अपने जो पशु के लिए उनके
के लिए लगा सकते हो, खाद प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जो आप जो है यहाँ पे मान लीजिए आपने पशुपालन आधारित कृषि यानी कि अपनाया, उसका जो भी बाई प्रोडक्ट गोबर ओबर रहा उसको एक जगह पे आपने इकट्ठा किया, आपने चारों ओर वृक्ष लगाए, उसकी पत्ती उस गोबर पे जाके पड़ रही है, धीरे धीरे वो हरी खाद के रूप में क्या हो रहा है, निर्मित हो रहा है धीरे धीरे करके। गोंद या अनेक वस्तुएं जो प्राप्त हो सके ऐसे वृक्षों को आप लगा रहे हो। मतलब आपके पास जमीन पड़ी थी, उस पर आपने एक बार रोपण किया, बार बार उससे आपको लाभ मिलेगा। तो वृक्ष जो है लंबे समय तक जो है हमको लाभ देते रहते हैं। उसके अलावा रोजगार के अवसर में भी वृद्धि होगी और साथ साथ क्या होगा, पर्यावरण भी आपका क्या होगा, स्वच्छ होगा और एक तरीके से पर्यावरण का संरक्षण भी किया जा सकेगा। अगर लाभ देखोगे तो कृषि वानिकी से जो है खाद्यान्न को भी बढ़ाया जा सकता है। चारा, फलियां, ईंधन, इमारती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद, इन सभी बहुउद्देशीय जो विकास के जो आयाम है वो भी आपको कृषि वानिकी से मिल सकते हैं। और भी देख लेते हैं हम, तो देखेंगे भूमि का कटाव रुकता है इससे। भूमि का कटाव कैसे रुकेगा, वृक्ष आप लगाओगे, वृक्ष पकड़ के रखते हैं मिट्टी को, तो जिससे जो है मृदा का संरक्षण होगा। और ये जो जल संरक्षण है, क्योंकि जो मृदा का कटाव है वो जल के माध्यम से ही होता है, जल जो है मृदा को काट के ले जाती है अपने साथ बहा के। तो जब आपने जो है आप जो है वृक्ष लगाए कृषि वानिकी के अंतर्गत, तो आपने भूमि का कटाव रोका, तो भू संरक्षण तो हुआ ही, जो भूमि का अपरदन है वो तो रुका ही, और जल भी स्वच्छ होगा, जल का भी संरक्षण होगा। इससे क्या होगा, मृदा की उर्वरता शक्ति भी विकसित होगी, आगे बढ़ेगी, उसकी उर्वरता शक्ति वृद्धि होगी। कृषि पशुपालन आधारित जो कुटीर एवं मध्यम उद्योग है, आप उसको भी बढ़ावा दे सकते हो। जितने भी इंडस्ट्रीज है छोटे छोटे कृषि और पशुपालन पे आधारित है, उन पर बेस्ड है, तो उनको आप बढ़ावा दे सकते हो। इसके माध्यम से आप ईंधन की आपूर्ति कर सकते हो। और इससे जो गोबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप गोबर को जो कंडा जला जला के ईंधन के रूप में वेस्ट करते हो, उस गोबर को क्या कर सकते हो आप, 500 करोड़ मीट्रिक टन तक की गोबर का उपयोग आप क्या कर सकते हो, जैविक खाद के रूप में, जो हरी खाद बनता है जैविक खाद, उसके रूप में कर सकते हो। आपको मैंने पहले ही बताया, मान लीजिए आपने लकड़ियां देने वाले, जो ईंधन देने वाले वृक्षों का रोपण किया, उसके जो पत्ते हैं झड़ झड़ के किस में जाएंगे, उस गोबर में जो आप फेंके रहोगे, वो हरी खाद यानी कि जैविक खाद के रूप में निर्मित होगा, कंपोस्ट खाद के रूप में निर्मित होगा। और आप क्या कर सकते हो, वो लकड़ियों को जब वो बड़े हो जाए उसको आप काट के किस में लगा सकते हो, ईंधन में लगा सकते हो। या फिर आप इमारती लकड़ी लगाए हो, उसको मतलब आपको फर्नीचर वगैरह या इमारत में यूज करने में लगा सकते हो, जो भी दरवाजा खिड़की बनाने में, पर उसकी पत्ती का उपयोग तो हो ही गया ना गोबर के साथ जैविक खाद के रूप में। तो ये इससे फायदा होता है। वर्ष भर में गांव में जो है आपका कार्य उपलब्ध हो जाएगा, रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, तो लड़के जो है जो भागते हैं शहर की ओर, उनका पलायन नहीं होगा। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा वृक्ष लगाओगे पर्यावरण उतना संतुलित रहेगा, स्वच्छ रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं बना रहेगा। तो ये इसका महत्वपूर्ण कुछ योगदान है, जिससे कि क्या होगा, जो जोखिम होगा वो कम होगा, पर्यावरण जोखिम उससे कम की जा सकती है, मतलब जो पर्यावरण को क्षति है वो नहीं होगा। उसके अलावा सूखा पड़ने पर कभी कभी क्या होता है, हमको अनाज उपलब्ध नहीं हो पाती, तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेकार पड़ी हुई बंजर जमीन पर, बीहड़ जमीन का उपयोग अगर हम घास उगाने के लिए बहुउद्देशीय वृक्ष लगाकर इसका उपयोग कर लें, तो उसके माध्यम से हम एक्सचेंज करके अपने लिए अनाज भी खरीद सकते हैं, तो ये भी फायदा है। इसके अलावा ये वृक्ष जो है ऐसी धरोहर है जो हमेशा किसी न किसी रूप में आपके काम आएगी, चाहे आपके पूजा पाठ हो या आपके बच्चों के लिए खाने पीने की उसमें वस्तुओं हो, चाहे फल हो, है ना। उसके अलावा आपका फल फूल के अलावा बहुत सारी चीजें रहती है जो आगे चल के आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। तो वानिकी के अंतर्गत वृक्ष जो है हमेशा एक धरोहर के रूप में आपको कुछ न कुछ फायदा जरूर देते रहेगा। उसके अलावा जो ग्रामीण जनता है उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सभी का एक आधार बन जाता है ये कृषि वानिकी, क्योंकि व्यक्ति अगर यहाँ पे जो है उगाना चालू करता है, धीरे धीरे उसको मार्केट में बेचना चालू करता है, उससे लाभ प्राप्त करना चालू करता है, उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब में परिवर्तन आने लगेगा, वो अच्छी जिंदगी जी सकता है। तो कृषि वानिकी हर मामले में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ और चीजों को, जैसे कि इसके महत्व क्या क्या है। तो भारत ने हमारे यहाँ राष्ट्रीय वन नीति अपनाई है, आप सभी को पता होगा, जिसके अंतर्गत कृषि वानिकी को बढ़ावा देता है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है, पौधरोपण को बढ़ावा देता है। उसके अलावा हमने हरित क्रांति भी अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने इसको अपनाया था। लेकिन इसके साथ साथ कृषि वैज्ञानिकों और किसानों का महत्वपूर्ण योगदान जो है, लगभग 1.85 जो प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जो बढ़ रही है जनसंख्या, उसको और ज्यादा मात्रा में क्या करना है, खाद्यान्न उपलब्ध करवाना है।
लेकिन हमारा खाद्यान्न जो उपलब्ध हो रहा है उसकी उपलब्धता एक समय तक ही है। हो सकता है इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाए कि हमारे यहाँ खाद्यान्न की जो है गंभीर स्थिति भी उत्पन्न हो जाए। तो खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हमने हरित क्रांति तो अपनाया, पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमको कृषि वानिकी को भी अपनाने की आवश्यकता है, ताकि खाद्यान्न उत्पादन की जो हो सकने वाली जो कमी हो वो जो है बढ़ाई जा सके। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कृषि क्षेत्र से जो बोल सकते हो लगाव है वो कम होता जा रहा है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि जो वर्षा है सही ढंग से नहीं होती, कभी गर्मी पड़ जाती है, बेमौसम बरसात हो जाती है, तो कृषि में बहुत नुकसान होता है। तो उससे बचने के लिए भी कृषि वानिकी एक जो है विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। कहा जा रहा है कि 2025 तक भारत की जो जनसंख्या है चीन को जो है पीछे छोड़ देगी। तो जब चीन को पीछे छोड़ेगी तो दुनिया में वो पहले स्थान पे पहुंच जाएगी। तो हमको इस जो पूरी आबादी है इनको जो आपूर्ति देना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमको। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कृषि वानिकी जो है। आगे हम देखते हैं नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में जब हमने आगे बढ़ा, हमारी कृषि भूमि क्या हो गई, सिकुड़ती चली गई और वनों का कटाव होने लगा। तो इसके परेशानी के निवारण के लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कृषि वानिकी अपनाओ। उसके अलावा इस जो भी समस्याएं हमारे सामने आती है सभी का एकमात्र समाधान अभी के दृष्टि से देखें तो कृषि वानिकी ही दिखता है, क्योंकि इससे प्रति इकाई उत्पादन के साथ साथ हमको प्राकृतिक संसाधन का एक टिकाऊ प्रबंधन जो है संभव हो जाता है। आपको इससे लाभ तो मिलेगा, आप उत्पादन को तो प्राप्त करोगे ही इससे कृषि वानिकी से। जो प्राकृतिक संसाधन है उनका एक प्रबंधन कर सकते हो लंबे समय तक जो टिकाऊ हो, काम का हो। उसके अलावा व्यवहारिक रूप से देखें तो कृषि वानिकी के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्र में ईंधन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और इससे जो आप गोबर के कंडे हैं उसको जलाने से बचते हो। जैसे आपने गोबर के कंडे जलाने से बचना है तो गोबर पाथने से भी बचोगे, गोबर पाथने से बचना है तो जो गोबर बचा रहेगा उसको आप खाद के रूप में उपयोग करोगे। मतलब दोहरा लाभ आपको होगा इससे। उसके अलावा अगर देखेंगे हम कुछ और चीजें तो इससे गोबर के जो जैविक खाद की आपूर्ति है वो जो है पूर्ति होगी, क्योंकि आपको हरी खाद के रूप में मिल जाएगा पत्तियों के साथ जब मिक्स होगा ये। उसके अलावा जो है वृक्ष भूमि और जल को जो आघात होने से, मतलब जो जल का या भूमि का जो हो रहा है हाश, उससे अगर बचना है, उसके कटान से बचना है, तो भी वृक्ष जो है इसकी सुरक्षा में हेल्प करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीपल का वृक्ष लगाओ। ऑक्सीजन की जो कमी हुई थी अभी कोरोना काल में, उसके लिए कहा जा रहा था पीपल जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे देता है उसको आपको लगाना चाहिए। तो कृषि वानिकी में आप पीपल को भी लगा सकते हो, स्वच्छ वातावरण बना सकते हो अपने लिए, जिससे आपको बहुत सारी जो बीमारियां होती है वो ना हो। उसके अलावा उद्देश्य और भी देख लेते हैं हम इसके, जैसे क्या है कृषि वानिकी से आवश्यक ईंधन लकड़ी की आपूर्ति होने के साथ साथ किसानों को क्या मिल जाता है, फल खाद्यान्न नकदी फसलों के साथ साथ जो है एक साथ जो प्राप्ति है वो संभव हो जाती है। इनको जो है ईंधन प्राप्त हो रहा है, फल फूल खाद्यान्न नकदी फसल सब प्राप्त हो रहे हैं, तो ये खुद भी खा सकते हैं, बेच के लाभ भी कमा सकते हैं। पशुओं के लिए जैसे भेड़ बकरी ऊंट गाय भैंस जैसे दुधारू पशु जो है जो दूध देते हैं उनके लिए चारा भी उपलब्ध हो जाएगा, तो चारे की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। उसके अलावा वायु तथा भूमि में जो नमी है और ताप ये नियंत्रित रहेंगे। इसके साथ साथ जो जलवायु दशाएं जो हैं बार बार परिवर्तित रहती है वो भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। उसके अलावा मधुमक्खियों के आकर्षण से जो है परागकण की क्रिया होगी, जिससे क्या होगा उपज में वृद्धि होगी। खेतों और पशुओं के लिए जो बाड़े हैं उन पे छाया भी उपलब्ध किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गर्मी के दिन में छायादार चीजें खोजते हो तो आपको वृक्ष ही है जो छाया देते हैं। आप खेत में काम करने जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, थक हार जाते हो, आप किसके नीचे रेस्ट करोगे, तो पेड़ों के नीचे ही रेस्ट करोगे। उसके अलावा बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे जो आप पूजा करते हो, धार्मिक कार्य करते हो, उसमें भी आप वृक्षों का कहीं ना कहीं पे उपयोग जरूर करते हो, तो उसको लिए भी देखना है, इंपॉर्टेंट है वो। कृषि वानिकी के उद्देश्य में कुछ और चीजें, जैसे कार्यमूलक आधार पर आपको वनों का वर्गीकरण करना है, गांव में वनों का क्या करना है, विकास करना है। उसके अलावा लकड़ी एवं वन्य सामग्री की स्थानीय आवश्यकता को क्या करना है, पूरा करना है। अगर आपको स्थानीय आवश्यकता पूरा करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण और मौसम जो परिस्थितियां हैं उसके सुधार के लिए, साथ ही खाद्यान्न फसलों को जो है उपलब्धता बढ़ाने के लिए वनों का लगाना बहुत आवश्यक हो गया है आजकल। तूफान गर्मी हवाएं
ये सभी क्या करती है, भूमि के कटाव, बाढ़, ये सभी क्या करती हैं, कृषि भूमि और फसलों को जो है नुकसान पहुंचाती है। तो हम एक सुरक्षा कवच के रूप में अलग से क्यों ना वन लगाए। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आप प्राकृतिक आपदा से अपने मुख्य फसल को बचाने के लिए भी सुरक्षा कवच के रूप में कृषि वानिकी को क्या कर सकते हो, अपना सकते हो। गाँवों में गोबर के स्थान पर ईंधन के रूप में लकड़ी की भी आपूर्ति यहाँ पे होती है। ये बार बार आ रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, जिससे आप फर्नीचर, दरवाजा, खिड़की बनवा सकते हो। फसल रहित मौसम में भी पशुओं के लिए आप क्या उपलब्ध करवा सकते हो, हरा चारा उपलब्ध करवा सकते हो। धूल गर्म हवाओं से जो कृषक आबादी है वो क्या करती है, रेस्ट करने के लिए बैठती है, तो उसको एक वृक्षों का छाया उपलब्ध होता है। वृक्ष से क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, जिससे कृषक जो है एक तरोताजा अनुभव करता है और अपने खेत पर काम करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। इसमें भी महत्वपूर्ण है ये। खेतों पे हरी खाद के अलावा कार्बनिक खाद की उपलब्धता बढ़ाना, वृक्षों के माध्यम से परती एवं ऊसर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना, ये सभी हमारे कृषि वानिकी की क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो बिल्कुल वो उद्देश्यों को ध्यान रखिएगा, इनके लाभ को ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा हम कुछ सीमाएं और बाधाएं देखेंगे जो आजकल हमें दिखाई देती है। जैसे कुछ सालों में देखोगे किसानों की संख्या में वृद्धि भी हुई है, किसानों का जो कृषि वानिकी की तरफ रुझान भी बढ़ा है, पर ये रुझान जो है ना अधिकतर शहरी और औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लग जा रहा है। मतलब किसान स्वयं का लाभ नहीं देख रहे हैं, ये नगरीय और औद्योगिक आवश्यकताएं जो बढ़ रही है उनको उपलब्ध करवाने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत ग्रामीण जो क्षेत्र है उनका क्षेत्रफल तो जो घट रहा है, और दूसरी तरफ जो है रोजगार भी कमी हो रही है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कृषि वानिकी आप अपना रहे हो पर कृषि जो भूमि क्षेत्र है वो तो कम हो रहा है, लोग इसको ज्यादा लाभ इसमें दिख रहा है, तो कृषि कार्य करना छोड़ के आपको जो एडिशनल जो कृषि वानिकी है केवल उसको अपनाने में ज्यादा जोर दे रहे हैं। पर कृषि वानिकी कहता है हमारा कि आप फसल भी लो और साथ साथ ये एक्स्ट्रा आपको लाभ का एक अवसर दे रहा है कृषि वानिकी कि आप वृक्ष भी लगाओ। तो ये चीज नहीं हो के एक ही साइड ये झुकाव हो जा रहा है एक ही साइड पे, यानी कि आपको वानिकी बस अपनाना है, कृषि नहीं अपनाना है। कृषि वानिकी से सीधे सीधे जो है अनाज पैदा करने योग्य जो भूमि है वो कम हो जा रही है, और भूमि पर बाह्य नगरीय शक्तियां जो है आके कब्जा कर रही है। उनको चाहिए लकड़ी, उनको चाहिए अलग अलग प्रकार के उत्पाद, तो इसके लिए जो है जो बाह्य शक्तियां हैं वो आकर अब जो कृषि भूमि है उस पर कब्जा करने का ज्यादातर सोच रही हैं। उसके अलावा भौतिक और भू जलवायु लाभ के बावजूद भी कृषि वानिकी का जो कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वजह यह है कि आप जो है कृषि वानिकी सही ढंग से नहीं अपना रहे हो। परिवर्तित होता जो जलवायु है उसके कारण कभी तूफान में गिर जा रहे हैं आपके पौधे, या फिर कभी बहुत ज्यादा जोर से बाढ़ आ जा रहा है, या फिर भूकंप वगैरह आ जा रहा है। तो जैसे जैसे जलवायु दशाएं बदल रही है वैसे वैसे कृषि जो वानिकी है उससे कृषि भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव भी दिख रहा है। तो ये इसकी सीमाएं हैं, आप खुद इसकी सीमाओं को पकड़ सकते हो क्या क्या हो सकता है। जैसे आप केवल ऐसे वृक्षों का रोपण कर रहे हो कृषि वानिकी के अंतर्गत जो केवल वाणिज्यिक महत्व का है, तो बाकी जो ऐसे वृक्ष है जो आपको वाणिज्यिक महत्व के लगते हैं पर ऐसे वृक्ष आपके क्या कर रहे हैं, परिस्थिति के दुश्मन है, पारिस्थितिक तंत्र को क्षति पहुंचाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूकेलिप्टस, जिसको आप क्या बोलते हो, नीलगिरी। ये क्या करता है, जल को बहुत ज्यादा सोखता है, उसके अलावा ये पारिस्थितिक मित्र बिल्कुल नहीं होता, तो इसका रोपण भी करने लगते हैं लोग क्योंकि वाणिज्यिक महत्व का है, लकड़ी ज्यादा बिकती है। उसके अलावा पहाड़ी पीपल, पॉपुलर जिसको बोलते हैं हम, ये भी जो है वाणिज्यिक महत्व का है, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, अलग से। उसके अलावा गांव के ईंधन के रूप में आप खाद में आ सकने वाला जो गोबर है उसका उपयोग कर देते हो, तो इसका भी कारण है। आपने कृषि वानिकी के अंतर्गत मान लीजिए जो चारागाह कृषि वानिकी को अपनाया, पशुपालन वाला को अपनाया, साथ साथ आप पशुपालन भी कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जो गोबर बचा जिसको आप खाद के रूप में उपयोग कर सकते थे, आप क्या कर लेते हो, ईंधन के रूप में जला देते हो। उसके अलावा यहाँ पर जो है मतलब बोल सकते हो आपने वाणिज्यिक फसलों को केवल लगाया, चारा वारा नहीं लगाया, तो चारे की समस्या भी हो जाती है। मतलब सीधी सीधी बात है, आप एक साइड ना झुको, आप क्या करो, ऐसी चीजों को अपनाओ जो अच्छी है और आप साथ साथ उससे लाभ तो कमाओ ही, पर आपके परिस्थिति के भी अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि केवल आप लाभ देखो और बाकी चीजों को छोड़ दो, तो ऐसे ही होता है। लोगों को जिधर जो ज्यादा फायदा दिखता है केवल उधर जाते हैं, ये नहीं देखते कि उसका हमारे पास नुकसान कैसे हो जा सकता है। बहुत सारी चीजें होती है, आपको कुछ चीजें अच्छी अच्छी दिखती है, आप उसके साइड झुक जाते हो, पर आपसे उनसे जो है बेटर चीजें आपको मिलते रहती है, कम में मिलते रहती है, फिर भी आप उसको लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आपको तो ब्रांड चाहिए। तो ऐसे ही इनका है, कृषि वानिकी में भी लोगों को क्या दिखता है, केवल हमको वाणिज्यिक लाभ हो,
हमारा क्या हो रहा है, हमारी भूमि का क्या हो रहा है, इससे लोगों को मतलब नहीं होता, तो इससे नुकसान होता है। तो वही इसकी सीमाएं और बाधाएं हैं कि लोग जो है अपना केवल फायदा देख रहे हैं। उसके अलावा जो है मिट्टी की नमी जो है कम हो जाता है। कृषि वानिकी के अंतर्गत कुछ लगाए हुए ऐसे अस्थानिक वृक्ष रहते हैं जो नमी को कम कर देते हैं। नमी जैसे ही कम होता है तो भूमि का जो जल स्तर है वो भी प्रतिकूल उस पर प्रभाव पड़ने लगता है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। उसके अलावा इसके अंतर्गत जो है भूमि क्षेत्र जो है कृषि करने वाला वन उत्पादक बनने लगता है, क्योंकि बड़े बड़े वृक्ष की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली रहती, घनी रहती है, और उसको आप खुदाई करके जुताई करके हटा नहीं पाते हो, और उससे आपका कृषि क्या है, प्रभावित हो जाता है। ये बहुत खर्चीला पद्धति भी है, तो कौन करेगा, किसान इतना करना नहीं चाहता। उसके अलावा खेतों की उत्पादकता ये बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जो आप किनारे पर वृक्ष लगाए हो वो क्या करते हैं, 2 मीटर तक की दूरी की मिट्टी को क्या कर देता है, नमी और पोषण को घटा देता है, उसका पूरा चूस लेता है पोषण को, जिससे आपकी जो फसल है वहां पर जो 2 मीटर की दूरी तक आप फसल नहीं लगा सकते अच्छे से। इसीलिए बोला जाता है कि वृक्ष के नीचे कोई भी फसल ढंग से उगती नहीं है। क्यों नहीं उगती, क्योंकि वृक्ष जो है पूरा नमी को, पूरा पोषण को तो खींच लेता है, तो कहां से आसपास में वो जो उसके नीचे जो है बोल सकते हो फसल होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये भी एक परेशानी आती है, तो लाभ के साथ परेशानी तो सामने दिखती ही है। मुख्य उपज घटने लगती है, किसानों को हानि होने लगती है। इसके अलावा अनेक प्रकार की वृक्षों पे महामारी और बीमारियों का घर बन जाते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से जो अलग से आपके लगाए हुए वृक्ष है वो को प्रभावित करने लगते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री आप उतना ही अपनाओ जितना कि आपके वो नुकसान ना करे। ज्यादा अपनाने से आप नुकसान के भी यहाँ पे जो है पात्र बन जाओगे। इनको दूर करने के लिए किसान क्या करते हैं, महंगे दवाइयों को छिड़काव करने लगते हैं। जैसे कुछ वृक्ष हैं उस पे कीड़े मकोड़े लगते हैं, वो कीड़े मकोड़े आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब किसान इतनी महंगी महंगी दवाइयों का प्रयोग करेगा, मतलब एक प्रकार से किसानों को क्या होगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। तो बड़े किसान जो है इसका अच्छा फायदा ले लेते हैं, और छोटे किसान क्या होते हैं, घाटे में आ जाते हैं। उसके अलावा कई जमींदार ऐसे होते हैं जो कि अपने जो वाणिज्यिक भूमि है उसका उपयोग किस लिए कर लेते हैं, ताकि उनको गवर्नमेंट जो है टैक्स ना ले, उसको भूमि की बेदखली ना कर दे। इसके लिए क्या कर देते हो, जबरदस्ती उसमें वृक्ष लगा देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, जमीन तो खरीदते हैं, उस पर जबरदस्ती वृक्ष लगा देते हैं ताकि गवर्नमेंट उससे टैक्स ना ले। कृषि पर टैक्स क्योंकि लगता नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती है, तो ये भी एक प्रकार का नुकसान है। इससे क्या होता है, जो प्रदेश में श्रमिकों का रोजगार है वो कम होने लगता है। उत्तम कृषि भूमि की का जो उपयोग है अन्य एवं खाद्य पदार्थों के स्थान पर क्या होने लगता है, वन्य उपज के लिए करने से अनेक प्रकार के खाद्य सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं वो उपलब्ध कराने लग जाते हैं। जैसे देखोगे कुछ खाद्यान्न का जो है आप प्रयोग कर रहे हो, उससे उपज भी ले रहे हो, पर कुछ सामाजिक आर्थिक जो है उससे समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। वजह यह है कि जैसे बोलते हैं कि हमको जो उपज प्राप्त होती है हम क्या ज्यादा लाभ कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं, विदेशों को भेज देते हैं। इससे क्या होता है, विदेशों को आप भेज रहे हो तो विदेशों को आप जैसे भेज रहे हो कुछ चीजों को, तो आप क्या करते हो, आपने मान लीजिए वनों से कोई कुछ जैसे तेंदू हो गया, चार हो गया, इसका फली होगा, आपने विदेशों को क्या कर दिया, भेज दिया। लेकिन आपने अगर यही बेचा होता, इसके बदले आप क्या करते, आपको खाद्यान्न की जो है उपलब्धता सुनिश्चित होती। पर यहाँ पे क्या होता है, आपने खाद्यान्न जो है या खाद्य जो है वो तो कम उगाया, आपने वाणिज्यिक फसलों को उगाने में ज्यादा महत्व दिया, तो जो उत्पादन है वो कम होगा, तो हमको विदेशों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जो चीजें हमारे यहाँ उग सकती थी उसके लिए भी हम विदेशों पर क्या रहेंगे, आश्रित रहेंगे कि वो हमको भेज दे। तो ये इससे क्या होगा, हमारे विदेशी मुद्रा कम होने लगेगी। मतलब सीधी अर्थों में समझें तो हम ऐसे फसलों को उगा कर विदेश भेज रहे हैं जिसको हम यहीं पे जो है उसके बदले दूसरा फसल उगा सकते थे जो खाद्यान्न में काम आता। तो उल्टा क्या कर रहे हैं, हम ऐसे फसल उगा रहे हैं जो इसको हम बाहर भेज रहे हैं और हम खाद्यान्न नहीं उगा रहे हैं। तो खाद्यान्न हम खुद नहीं उगाएंगे तो कौन उगाएगा, बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तो विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो विदेशी मुद्रा उससे कम होती है। जितना हम विदेशों से आयात करेंगे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा। विदेशों को तो आप रुपये में पैसा पेमेंट कर नहीं सकते, किसमें करोगे, डॉलर में करोगे, तो ये कम हो जाता है। उसके अलावा देख लीजिए इस कृषि वानिकी योजना कार्यक्रम भी कुछ लाए गए हैं, वो भी काम के हैं। जैसे 1948 में सबसे पहले याद रखना है आपको, केंद्रीय कृषि वानिकी परिषद, इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम की रूपरेखा जो है तैयार की गई। उसके अलावा कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत आम आदमी की जन भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए 1950 से वन महोत्सव कार्यक्रम भी शुरू किया गया, और धीरे धीरे इसी वन महोत्सव कार्यक्रम को बढ़ाते हुए 1952 में जो है क्या किया गया, राष्ट्रीय वन
वन नीति प्रथम बार लाई गई। और ये क्यों लाई गई? तो कृषि वानिकी को बढ़ावा भी देना था और साथ साथ ही कृषि भूमि के साथ साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण और वन विस्तार के महत्व को भी लोगों तक समझाना था। तो इसलिए राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। बाद में इस पर परिवर्तन भी हुआ। 1988 से इसको नई वन नीति, नई राष्ट्रीय वन नीति हम कहते हैं, जिसपे हम वृक्षारोपण, वनों के विस्तार या कृषि वानिकी की जो आवश्यकता है, भूमि है, महत्ता है, इसकी उपलब्धियां हैं, इन पर समुचित रूप से ध्यान केंद्रित कर सके, इसके लिए कृषि वानिकी जो है हमारा वो कार्यक्रम योजना चलाई जाती है। तो पूरी तरीके से ध्यान रखना है। केंद्रीय कृषि वानिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। वन महोत्सव कब शुरू किया गया? 1950। पहली जो राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई? तो 1952। और नई राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई? तो 1988। और इन सब का उद्देश्य है वनों का विस्तार करना, चाहे कृषि वानिकी हो, चाहे वन वृक्षारोपण हो, इसके माध्यम से बढ़ावा देना वनों को, ताकि जो वर्षा की उपलब्धता हो सही समय से हो सके, पारिस्थितिक तंत्र संतुलन हो सके, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दूर हो सके, जलवायु परिवर्तन जिसके लिए बड़े बड़े आप सम्मेलन करते हो, तो ये जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचा जा सके, इसके लिए वनों को बढ़ावा देना है। तो कृषि वानिकी, कृषि के साथ वनों को बढ़ावा देना, सीधी सीधी बात करें हम तो इस पर एक छोटा सा विवरण था। इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इस पे एमसीक्यू में डाल देंगे। वीडियो मैंने फास्ट बनाया हुआ है क्योंकि मैंने 3 दिन का एक टॉपिक जो है एक ही दिन में कवर किया हुआ है। तो बिल्कुल आप इसको देखिए, केवल रिवाइज के लिए आपका ये वीडियो रहेगा। अगर आप देख रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और किसी भी प्रकार से हमारे यहाँ व्यापम सीजीपीएससी की जो कंबाइंड क्लासेस सुबेरे चल रही है, अलग से आपको क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नीचे जो है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे क्विज है, करंट अफेयर, ये सब आते रहते हैं। व्हाट्सएप के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही फेसबुक वगैरह सभी के लिंक उसमें उपलब्ध है, जहाँ पे भी आप जुड़ना चाहते हो हमसे जुड़ सकते हो। तो अभी के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। पर्यावरण को जो है आप बढ़ावा दीजिए और अपना जिंदगी को भी लंबा करिए, ऐसा हमारा एक बोल सकते हैं लास्ट में मैसेज रहेगा। जितना आप पर्यावरण को अच्छा रखेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही लंबी होगी। चलिए।